बाइस्ट ओपिनियन का नए अंक में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के अंक में जो मुख्य मुद्दा उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप लोगों को कुछ जानकारियां दे दूं। आज जो है इलेक्शन कमीशन का टीम जो है वो झारखंड आया हुआ था। उनके दो कमिश्नर जो आज झारखंड की राजधानी रांची में है और यहाँ पर उन्होंने सबसे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सबको आमंत्रित किया सुझाव देने के लिए और सबको 12-12 मिनट का समय दिया कि आप लोग अपना सुझाव रखें और उस सुझाव पर हम जो है विचार करेंगे। इसके बाद में जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है यहाँ के पुलिस अधिकारियों के साथ में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि मतदान के समय में जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो स्थानीय पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल होते हैं इन दोनों के तालमेल से ही जो है पूरा का पूरा सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब तक यहाँ का स्थानीय अधिकारी उनके साथ में सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, मेरे कहने का अर्थ है यहाँ पर कि अर्धसैनिक बलों के साथ में, तब तक पुख्ता जो है सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आज ये मीटिंग हो रही है। दूसरी झारखंड से एक और खबर है। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन तक 5-5 घंटा के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, लेकिन इसमें नया क्या है? जब असम में हेमंत बिस्व शर्मा ने यही काम किया था, जब वहां पर जो राज्य सरकार की नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं हो रही थी, जब उन्होंने इंटरनेट बंद किया था तो वहां पर जो विपक्ष की पार्टी थी कांग्रेस, उसने उसका विरोध किया था। तो विरोध की राजनीति जो है हमारे पूरे भारत में कहीं भी आप जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, जो विपक्ष में वो विरोध करेगा ही। लेकिन समस्या यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जो अब तक सोशल मीडिया से के थ्रू जो समाचार मिल रहा है और जिस प्रकार से वीडियो और फोटो देखने को मिल रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि पूरा का पूरा जो ये इंटरनेट बंद करने का जो कवायद था वो विफल साबित हुआ। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इंटरनेट बंद ही इसलिए किया गया था जिससे कि जो इसमें कदाचार हो रहा है, अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, वो लोगों के पास रियल टाइम में ना पहुंच सके। अब पता नहीं वास्तविकता क्या है। हालांकि जो यहाँ के हाई कोर्ट है उन्होंने भी राज्य सरकार को ताकीद की है कि भैया आपसे अगर आपको इंटरनेट बंद करना हो तो पहले आप हाईकोर्ट से आकर के अनुमति ले लें, उसके बाद ही इंटरनेट बंद करें। तो ये तो 2 मुख्य समाचार रहे दोस्तों झारखंड से संबंधित। अब जो है मुख्य मुद्दे पर चलते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे पर जाएं उससे पहले थोड़ा अपनी बात कर लें। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट तो कीजिए ही कीजिए। तब आइए आते हैं मुख्य वीडियो पर। दोस्तों यहाँ पर जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो ऐसा अब लग रहा है जैसे कि हेमंत वर्ष से हेमंता हो रहा हो। हेमंत का मतलब यहाँ पे हेमंत सोरेन जो यहाँ पे मुख्यमंत्री है और हेमंता का मतलब है जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लग रहा है जैसे कि असम के मुख्यमंत्री वर्सेस झारखंड का मुख्यमंत्री जो ये मुकाबला हो रहा है। क्योंकि जो भी यहाँ पर नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड में पॉलिटिकल प्लेयर मानते ही नहीं है, की प्लेयर मानते ही नहीं, माने मुख्य खिलाड़ी मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि हम जो है पूरे झारखंड में घूमे, 20-25 सीट से ज्यादा पर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमको दिखाई भी नहीं दिया और बिना कांग्रेस उसका कोई वजूद ही नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जेएमएम लड़ते कितना सीट में झारखंड में, बिना कांग्रेस लास्ट टाइम भी तो उनका सरकार नहीं था। जेएमएम जैसे बोलते हैं, मैं अभी हर जगह में जाके पूछना शुरू किया। लास्ट चुनाव में पहला कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था। कम से कम 50 सीट में तो जेएमएम है ही नहीं झारखंड में। पहले आप लोग इतना जेएमएम का बात बोल रहा था, मैं भी डर गया था। लेकिन अभी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जाके मैं जब पूछना शुरू किया, बोला नहीं हमारा यहाँ तो जेएमएम है ही नहीं। जेएमएम है कहाँ झारखंड में? जेएमएम झारखंड में आउट ऑफ 81 सीट खाली 35 सीट में ही जेएमएम है। 50 सीट में तो जेएमएम है ही नहीं। लेकिन बीजेपी तो पूरा 81 सीट में है। अब सोचिए इस स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि जिसका अभी यहाँ मुख्यमंत्री है उसके बारे में हेमंत बिस्व शर्मा का ये आकलन जो है 2 ही चीज बताता है, या तो वो माइंड गेम खेल रहे हैं और या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आकलन करने में कहीं ना कहीं वो चूक रहे हैं। दोस्तों
क्योंकि कोई भी राजनीतिक खिलाड़ी और हेमंत बिस्वा शर्मा को मैं छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं मानता हूं, उसके बावजूद अगर उसका ये आकलन है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ही। मुझे लगता है वो माइंड गेम ही ज्यादा खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को हतोत्साहित करना चाहते हैं। घुसपैठ कोई नई समस्या नहीं, घुसपैठ यहाँ पे वर्षों से हो रहा है। जहां तक मुझे पता है कि जो पहला मामला सरकारी दस्तावेज में दर्ज हुआ था वो हुआ था 1991 में। उस समय में झारखंड राज्य का अलग निर्माण भी नहीं हुआ था। उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, लेकिन कभी भी घुसपैठ यहाँ पे मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन इस बार के चुनाव में जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाया गया और उठाया जा रहा है, दोस्तों आप मानिए या ना मानिए, ये इस बार के विधानसभा चुनाव का एक मुख्य मुद्दा बन गया है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर हेमंत सरकार है वो उसकी काट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रारंभ में उन्होंने घुसपैठ को नकारा, कहा कि घुसपैठ जो झारखंड की समस्या नहीं है, लेकिन जब उनको हाईकोर्ट से फटकार लगी तो उन्होंने इसको स्वीकार किया। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये अंतर्राज्यीय समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट में, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही अब शामिल हो चुके हैं। और जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा कि आप स्वतंत्र आयोग बनाइए कि घुसपैठ किस पैमाने पर हुआ है, कौन घुसपैठी है, उसको पहचान कीजिए और उसको किस तरह से यहां से हटाया जाए। इसमें एक और एड ऑन जो है वो है एनआरसी का मुद्दा, कि आप जो है पूरे झारखंड में एनआरसी करवाइए, कौन झारखंड का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक है और कौन जो है बांग्लादेश या रोहिंग्या है, जो भी है, इन सबका एक आप रजिस्टर बनाइए। अब देखिए इस विधानसभा चुनाव में क्या होता है। दूसरा मुद्दा जो भ्रष्टाचार का, अब हेमंत सोरेन का खराब तकदीर है, आसानी की दशा चल रही, कह नहीं सकता हूं दोस्तों। उन्होंने अपने तरफ से कोशिश तो की कि भैया परीक्षा को कदाचार से मुक्त रखा जाए, इंटरनेट तक उन्होंने बंद करवाया, लेकिन उनका दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि जो अधिकारी हैं वो हेमंत सोरेन का साथ नहीं दे रहे हैं। ये बहुत दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, वो राज्य सरकार के मंत्री की बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार भी यहाँ का मुख्यमंत्री है। और जो मंत्री हैं, आपने शुरू में जब उनको बेलगाम छोड़ दिया तो अब आप उस पर लगाम लगा नहीं सकते हैं। जब रघुवर दास थे तो यही समस्या थी, उन पर एक इल्जाम ये था रघुवर दास पे कि वो बदतमीज है। तो बदतमीज जो किसके साथ में थे? इन्हीं अफसरों के साथ में थे। वो जब ये ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे उस दौरान भी वो अपशब्दों का प्रयोग करते थे इन अधिकारियों के खिलाफ, और उनसे कहते थे अधिकारियों से कि अगर आप इतने वक्त में अगर आप प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे तो आपको धक्के मार के बाहर किया जाएगा। यहां पे हुआ है कि हेमंत सरकार आने के बाद में अधिकारियों को ये जो मिलता था प्रसाद वगैरह, वो प्रसाद मिलना बंद हो गया, तो बेलगाम हो गया। तो इसके लिए, लेकिन अधिकारियों को तो इलेक्शन में जाना नहीं है, उनको तो चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव तो लड़ना है हेमंत सोरेन को। तो जो भी अधिकारियों की नाकामी है उसका जो सजा भुगतना है वो तो हेमंत सोरेन को भुगतना है। तो यहाँ पर जो दो मुख्य नैरेटिव सेट हुए हैं अब तक, वो एक है भ्रष्टाचार का और दूसरा है घुसपैठ का। घुसपैठ का मुद्दा का पूरा कमान भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को दे दिया है। वही घूम घूम करके इसको जो है एम्पलीफाई कर रहे हैं, लोगों के बीच ले जा रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी हाल ही में चंपई सोरेन के द्वारा जो है संताल परगना में जा करके वहां पे जो माझी परगना है उसका जो महासम्मेलन किया गया है, इसका प्रभाव तो लोगों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में पड़ना ही पड़ना है। और सबसे मुख्य बात यह है दोस्तों कि जमाई टोला जो है, जमाई टोला एक वास्तविकता है, संताल परगना की वास्तविकता है। हालांकि अब इसका असर जो है धीरे धीरे कोल्हान पर भी पड़ने लगा है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को उसका क्रेडिट देना चाहिए, वो यहाँ पे नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और साथ ही जो बेरोजगारी का मुद्दा है, नौकरी बेचने का मुद्दा कहा जा रहा है, भ्रष्टाचार है, जमीन घोटाला है, ये तो है ही। तब देखिए क्या होता है। लेकिन दोस्तों अगर इन्हीं चीजों को अगर आंकड़ों के बल पे समझा जाए, आंकड़ों के आधार पर अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले चलते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पे। दोस्तों यहाँ पे हमेशा ही करीब 65-66% वोट पड़ा है, हमेशा।
यहाँ पे 1% कम हो जाता है, 2% आगे बढ़ जाता है, इस तरह से होते रहता है। तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 50 लाख वोट मिला था विधानसभा के चुनाव में, और ये जो अगर प्रतिशत में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब होता है 32-33%। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसको मिली थी उस समय में 28 लाख वोट, जो करीब 18% होती है, और कांग्रेस को मिली थी करीब 20 लाख वोट, और इसका प्रतिशत बनता था 13%। तो अगर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिशत को जोड़ दिया जाए तो यह भी कुल मिला के 32-33% बनता है। अब यहां बड़ी ध्यान देने की चीज है दोस्तों कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2% उसके वोटों में कमी आई थी, लेकिन उसका सीट जो है 11 बढ़ गया था। जो अभी 30 है, 2015 में उसके पास सिर्फ 19 सीट था, लेकिन 2019 में आकर के वो 30 सीट हो जाती है। तो 19 से 30 तक का सफर होता है, 2% उसका वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा का कम होता है, लेकिन 11 सीटों की वृद्धि होती है। अब इसके उलट जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के जो वोट प्रतिशत था वो करीब 3-3.25% बढ़ा था, और उसके सीटों की संख्या जो है 10 बढ़ गई थी। तो ये तो बड़ा ही अच्छा स्थिति था। लेकिन अगर आप दोनों का मत प्रतिशत को जोड़ेंगे तो ये भी 33% था, भारतीय जनता पार्टी भी 33% थी। लेकिन यहां पे बहुत मजेदार चीज है, उसके सीटों की संख्या में करीब कितने की कमी आई थी? करीब 12 की कमी आई थी। उसके पास 37 सीट था 2015 में, जो 2019 में आकर के 25 हो गई। अब यहां पे बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में उस समय भी 2.5% की वृद्धि हुई थी। अब आप बैठ के सोचिए तो बड़ा मैंने अजीब सी स्थिति है कि भाई जिसका वोट प्रतिशत कम हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसको 11 सीटों की उसकी बढ़ोतरी हो रही है उसके पार्टी के पास। कांग्रेस जो है उसका वोट प्रतिशत अगर बढ़ रहा है तो भाई उसका तो समझ में आता है कि भाई वोट प्रतिशत बढ़ा तो उसके सीटों की संख्या में वृद्धि हुई, उसके 10 सीट ज्यादा मिल गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी कि उसके वोट प्रतिशत में तो वृद्धि हुई, लेकिन उसके सीटों की संख्या में 12 उसके सीट कम हो गए। तो ये जब आप आंकड़ों के बल पर समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन उसी विधानसभा चुनाव का एक और भी आंकड़ा है कि 33% वोट जो भारतीय जनता पार्टी को पड़ी थी, लेकिन यहां पे 2 राजनीतिक दल, एक थे बाबूलाल मरांडी जिनको जो है करीब 8 लाख वोट मिला था, और उनका अगर मत प्रतिशत अगर देखा जाए तो 5% था, और जो आजसू है उसको करीब 12% वोट मिला था, 11-12%, और उसके वोटों की संख्या थी 12 लाख। तो 12 लाख आजसू की, 8 लाख बाबूलाल मरांडी के, इसको जोड़ दीजिए तो ये 20 लाख हो गया। अब अगर इसको भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जोड़ देते हैं तो 70 लाख वोट हो जाती है। अब ये तो बड़ा रोजी पिक्चर है कि भाई इस बार का चुनाव तो डन है, 2024 का विधानसभा जो है एक तरफा होगा। भाई ये जो जेबीएम है, आजसू है, वो झारखंड मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मिल गई है तो उसको तो चुनाव हारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन दोस्तों ये आंकड़ा है। लेकिन दोस्तों लोकसभा चुनाव का जो आंकड़ा है जो इसी वर्ष 2024 में हुआ है, वो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को डराता है। वो इसलिए डराता है दोस्तों कि इस बार के लोकसभा चुनाव में यह सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को 80 लाख वोट मिला, 47% से कुछ ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को कहिए इस बार झारखंड में प्राप्त हुआ। लेकिन डराता क्या है? डराता यह है दोस्तों कि उसके मत प्रतिशत में 9% का गिरावट आया है, 1-2% नहीं, 9% का, और ये बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। अब इस 9% वोट में से 4.5%
तो सीधे सीधे पहुंच गया इंडिया अलायंस के पास में। इंडिया अलायंस को 66 लाख वोट यहां पे मिला था, जो अगर पूरे मत प्रतिशत का आप जोड़े तो करीब 36-37% होता है। इस 36-37% में से 4.5% वोट जो है सीधे सीधे एनडीए के खाते से इसके खाते में पहुंच गया था। इसीलिए उसे इस बार 5 सीट प्राप्त हुई। तो फिर ये 4.5% वोट जो है, जो 9% वोट भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है, 4.5% तो पहुंच गया इंडिया अलायंस के पास में। अब ये 4.5% कहां गया? ये जो 9% वोट कम हुआ वो नहीं ज्यादा खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि वो 4.5% वोट, क्योंकि विधानसभा में जो चुनाव क्षेत्र होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और अगर 4.5% मत अगर कुछ विधानसभाओं तक में सीमित रह जाए तो स्वाभाविक है कि जो भी पार्टी के पास वो मत जाएगा उसको 3-4-5 सीट प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 3-4-5 सीटों की कमी जो है भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगी। तो ये तो बड़ा ही खतरनाक स्थिति है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है दोस्तों, इसका दूसरा पहलू ये है कि जो इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें इंडिया अलायंस के जो कुछ बड़े दिग्गज हैं और उनका जो विधानसभा क्षेत्र है, जैसे प्रदीप यादव है, प्रदीप यादव भारतीय जनता पार्टी से यात्रा प्रारंभ करते हैं, फिर वो जेवीएम में जाते हैं बाबूलाल जी के पास में, और फिर इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे थे। अब प्रदीप यादव का जो चुनाव क्षेत्र, विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, पोरैया हाट है, और पोरैया हाट में प्रदीप यादव इस बार पिछड़ गए। संभावना लोग ये जता रहे हैं कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि प्रदीप यादव के लिए विधानसभा का सीट बचाना भी मुश्किल हो जाए। निशिकांत जो है, निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने वहां से लीड लिया है, और इस प्रकार से जब पूरे जो लोकसभा चुनाव में जो वोट पड़ा है उसको जब विधानसभा क्षेत्र में कन्वर्ट करते हैं तो जानकारों का कहना है कि 51 से ज्यादा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। अब 5 लोकसभा सीट जो सबके सब सुरक्षित है वो तो इंडिया अलायंस ने जीत लिया, फिर इन लोगों ने बढ़त कहां बनाई? दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा था वहां जाना पड़ेगा। कांग्रेस के जो अधिकतर सीट हैं वो सामान्य सीट हैं, और सामान्य सीटों पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, क्योंकि कई जगह पर उसके प्रत्याशी भी नहीं थे। तो ये कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उतने खतरे की घंटी नहीं है, क्योंकि जब विधानसभा में उसका 2% मत कम हुआ था तब भी उसके सीटों में 11 की वृद्धि हुई थी, 11 की वृद्धि हुई थी। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को है। अब ये तो मैंने आपको एक बताया प्रदीप यादव का, संताल परगना, गोड्डा। अब आपको ले चलते हैं कोल्हान। कोल्हान में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए अपने विधानसभा सीट में कांग्रेस को बढ़त नहीं दिलवा पाए, जोवा मांझी को बढ़त नहीं दिलवा पाए। यह अलग बात है कि जोवा मांझी जीत गई, लेकिन उस सीट पर सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली थी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो डेंट होना था सुरक्षित सीटों पे वो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो भी कर रही है। पिछली बार का जो चुनाव था 2019 का, उसमें हर कोई ने कहा कि अगर आजसू और भारतीय जनता पार्टी अगर एक साथ होती, बाबूलाल मरांडी नहीं भी होते, तब भी भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल था। अब ये जो आंकड़ों का मैंने आपको बताया, विधानसभा का, लोकसभा का, अब इन आंकड़ों से अलग हटिए और देखिए कि कहां पर किस मुद्दे को एम्पलीफाई किया जा रहा है। जो भी संताल परगना का क्षेत्र है जहां पर 18 सीट वहां पे आती है वहां से, और वो उसमें अधिकांश जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहां पे जो मतदाताओं की संख्या आदिवासियों की बहुत ज्यादा है, और उन सीटों पे जब आप घुसपैठ को मुद्दा बनावेंगे और लोगों को दिखावेंगे कि देखो भाई
ये जो तुम्हारे बगल में टोला बना हुआ है, ये तुम्हारा जमीन हड़प रहा है, तो उसका प्रभाव जो है ग्रामीणों पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि लोग प्रतिदिन इस घुसपैठ का सामना कर रहे हैं। आप सेकुलर हो, कॉमनल हो, जो भी हो, यहाँ पे ये सब के सब खत्म हो जाती है। यहाँ पे सीधा सीधा लोगों को दिखाई देता है कि इसका खेत, इसका जमीन बाहर से लोग आकर के लूट रहे हैं, बाहर से आकर लूट रहे हैं। और ये जो फिजिकली लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ उसको जो स्ट्रीमलाइन करना था, जो हेमंत बिस्व शर्मा जो आसानी से कर पा रहे हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किस चीज को मुद्दा बना रही है? शहरी क्षेत्रों में या फिर जो गैर आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे मुख्य मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि देखो यहाँ पे नौकरियां बेची जा रही है, देखो यहाँ पे इंटरनेट बंद तो किया जा रहा है लेकिन उससे भी कदाचार रुक नहीं पा रहा है, देखो यहाँ पर जो ये लोगों को, बेरोजगारों को इस गर्मी में दौड़ा करके मार रहा है, क्योंकि अब तक 15 से ज्यादा मौत तो एक्साइज पुलिस के भर्ती दौरान हो चुकी है। और ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो कि अगर यही बातें आज से 2-3 साल पहले हुई होती, 19 के बाद 20 में हुई होती, 21 में, तो अब तक लोगों के जो ये है यादाश्त है, उससे वो कहीं ना कहीं इरेज हो चुका होता, खत्म हो चुका होता। लेकिन ये उस समय हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि हेमंत सोरेन पर लग रहा है कुछ शनि वगैरह की दशा चल रही है। उनको जाकर किसी अच्छे पंडित वगैरह से, एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए कि उनका दशा है वो इससे मुक्त। वैसे भी वो सारे मंदिर तो घूमते ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वो गए हुए थे, जो ये है मैहर है, बनारस के मंदिर, ये सब तो घूम के आए ही हैं। तो ये भी थोड़ा करवा लें, क्योंकि इस समय इन मुद्दों को उछाला जाना ये कम से कम हेमंत सोरेन के हित में नहीं है, किसी भी तरह से उनके हित में नहीं है। और मैया योजना जो इन्होंने अब प्रारंभ किया, अगर इन्होंने जेल जाने से पहले भी इसको प्रारंभ कर दिया होता, ये जेल जाने से पहले इसको प्रारंभ करके अगर जेल में गए होते, तो एक तो सहानुभूति और दूसरे सीधे सीधे आर्थिक लाभ जो महिलाओं को मिल रहा है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं घुसपैठ को और जो बेरोजगारी मुद्दा, भ्रष्टाचार जो भी मुद्दा है, उसका काट बनता। लेकिन ये लास्ट मोमेंट में कर रहे हैं, और लास्ट मोमेंट में करने का हो क्या रहा है, जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम के शुरू में आपको कहा कि इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ पहुंची हुई है। आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में यहाँ पे आचार संहिता लग जाएगी, तो आपने सबका रजिस्ट्रेशन अगर कर भी लिया तब भी आप किसी को पैसा तो दे नहीं सकते हैं। और इस चीज को जो है, इस मुद्दे को अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो थोड़ा सभ्य भाषा में बात करती है, लेकिन जो जयराम महतो की पार्टी है और जो जयराम महतो घूम के सभा कर रहे हैं, उस हम सीधे सीधे कर रहे हैं, कह रहे मैया योजना इसलिए चालू किया गया है जिससे कि महिलाओं का वोट लिया जाए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इस योजना से महिलाओं को कुछ लाभ होने वाला है, लाभ तो होगा, लेकिन अब जो है नैरेटिव क्या सेट हो रहा है कि ये जो है पैसा दे करके महिलाओं का वोट लेना चाहता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पैसा दे करके लोगों का वोट लेना चाहता है, और इसी मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट में केस दायर किया गया है। अगर ये योजना आज से साल भर पहले भी दायर होती तो किसी राजनीतिक पार्टी की हिम्मत नहीं होती कि न तो वो कोर्ट जा सके और न इसकी आलोचना कर सके। बहुत सारे राज्यों में इस तरह की योजनाएं चालू हुई हैं और काफी सफलता भी मिली है। जिस पार्टी ने चालू की है उसको सफलता भी मिली है, लेकिन झारखंड में इतने लास्ट मोमेंट में चालू किया गया कि इससे कोई सफलता झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगी, ये बड़े दूर की कौरी लगती है। तो दोस्तों, हेमंत वर्सेस हेमंता, कौन सफल होंगे? दोनों मुख्यमंत्री हैं, दोनों बड़े धुरंधर हैं। एक असम के मुख्यमंत्री हैं, एक झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पे हमेशा से बाहरी की बात तो होते रहती है कि आउटसाइडर है, दीकू है। अब यहाँ पे दीकू जो है हेमंत बिस्व शर्मा, उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो चाल हैं, वो कामयाब हो पाएंगे, या हेमंत जो यहीं के हैं, झारखंडी हैं, उनकी नीतियां जो है काम कर पाएगी? देखते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों, नमस्कार।